हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मासो शिक्षा एकेडमी में। और आप सभी दोस्तों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक फिजिक्स के एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक है टॉरिचेलीज लॉ। हालांकि हम भारतीय स्कूलों में इसको टॉरिसेली भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अगर इटालियन भाषा में इसको कहें, क्योंकि ये इटली से बिलोंग करते हैं, इनका पूरा नाम था इवांजेलिस्टा टॉरिचेली। तो टॉरिचेली के लॉ को हम समझते हैं। तो इन्होंने ये बताया था कि अगर किसी कंटेनर में फ्लूइड रखा हो और उस कंटेनर में एक होल कर दिया जाए, तो फ्लूइड जो कंटेनर से निकलेगा वो उसी तरह बिहेव करेगा जैसे कि हम एक बॉडी को किसी ऊंचाई पे लेके उसको गिराएं। तो जैसा बॉडी फ्री फॉल हो रहा है उसी तरह बिहेव करेगा हमारा वो फ्लूइड जो कि कंटेनर से निकल रहा है। ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने इसका ऑब्जेक्टिव लिखा है टू नो द स्पीड ऑफ आउटफ्लो ऑफ द फ्लूइड दैट इज नॉन एज एफ्लक्स। इट स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ आउटफ्लो डिपेंड्स ऑन द हाइट फ्रॉम द होल। तो इसका स्पीड क्या होगा जब ये होल से निकलेगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा हाइट पे। तो एज यूजुअल पहले मैं एक पेन पिक कर लेता हूँ। ओके, तो उसके बाद हम आगे की तरफ इसको बढ़ाते हैं। तो आई होप कि अपना पेशेंस आप बनाए रखेंगे। और वैसे भी फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिस पे थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें अपना इंट्यूशन को डेवलप करना पड़ता है हर एक छोटे से छोटे टर्म्स के लिए। तो आई होप कि आप वो पेशेंस जो रिक्वायर्ड है फिजिक्स को समझने के लिए वो आप बनाए रखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने पेशेंस को बनाए रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जैसे अभी हमने पढ़ा था, नाउ इसको समझने से पहले, टॉरिचेलीज लॉ को समझने से पहले हमें दो पॉइंट समझने जरूरी हैं। एक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और दूसरा है बर्नौलीज प्रिंसिपल। मैंने यहाँ पे लिखा भी है व्हाट टू नो बिफोर अंडरस्टैंडिंग टॉरिचेलीज लॉ। और जब हम किसी टॉपिक को पढ़ें, अगर उसके सारे जो सोर्सेस हैं एक बार हम स्टडी करें उस कंटेंट का, फिर हमें पता चलता है कि यार इसमें क्या क्या और पॉइंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सब पॉइंट को पहले कलेक्ट कर लें, फिर उनको कंसाइल करें और फिर उसकी स्टडी करें, तो आई थिंक बेटर समझ में आता है। तो यहाँ पर मैंने पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझाया है। ये मैंने अपने एक पहले वीडियो में जिसमें मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज प्रिंसिपल को भी समझाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट कई बार हम जैसे कोई चीज़ पढ़ते हैं तो फिर हम रिवाइज उसको नहीं करते हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो उस भूल से बचने के लिए पहले ही मैंने दोनों को यहाँ पर फिर से एक ब्रीफली इसको डिस्क्राइब किया है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज प्रिंसिपल को। तो फर्स्ट चलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं कि एक ये पाइप है, इसमें एक स्टेडी फ्लूइड है जो वो फ्लो हो रहा है। तो स्टेडी जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या लिया, एक सर्टेन टाइम दैट इज डेल्टा टी, बहुत छोटा सा टाइम डेल्टा टी, और हमने देखा वो डेल्टा टी जो इस पोर्शन पे, यानी कि इसको हम एंड वन मान लें, इस एंड वन पे डेल्टा टी टाइम में जितना पोर्शन या जो वॉल्यूम या जो क्वांटिटी फ्लूइड का फ्लो होगा वो इस N2 पे, जिसको हम N2 मान लेते हैं, उसी टाइम में यानी कि डेल्टा टी टाइम में सेम मास या सेम वॉल्यूम या सेम कैपेसिटी सेम क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड बाहर आएगा। ओके, तो उस डेल्टा एम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो डेल्टा एम वो ये मास है, मास इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये डेंसिटी उस फ्लूइड की डेंसिटी है। और यहाँ पर वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर मैंने ये माना है कि अगर इस पोर्शन पे एंड वन पे वो फ्लूइड v1 वेलोसिटी से जा रहा है और उसको समय
यहाँ जो मैंने रेड मैं कर रहा हूँ, आप देख लेना मार्क जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो डेल्टा टी टाइम में कवर करता है। तो इसका जो लेंथ है, एक तो डेल्टा टी इंटू वी वन हो जाएगा, यानी कि टाइम इंटू वेलोसिटी। हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इंटू वेलोसिटी, तो टाइम इंटू वेलोसिटी का ये डिस्टेंस हो गया, ये इसका मतलब डिस्टेंस हो गया, तो इस पोर्शन का ये लेंथ हो गया। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। अगर इस क्रॉस सेक्शनल A1 को हम इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डेल्टा टी इंटू वी वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम हमने इस तरह से निकाला है, वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। और वॉल्यूम हमारा इससे कैलकुलेट हो जाएगा। और डेंसिटी हमें पता है कि इसका डेंसिटी यूनिफॉर्म है, क्योंकि फ्लूइड सेम है, इसके अंदर कोई फ्लूइड चेंज नहीं हो रहा है। तो जो फ्लूइड यहाँ से फ्लो होगा, ओके, वही फ्लूइड यहाँ से भी आएगा, तो डेंसिटी तो सेम होगी, दैट इज रो। ओके, तो यहाँ पर मैंने A1 V1 डेल्टा टी दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये रो डेंसिटी है, ये सेम होगा उस दूसरे पोर्शन में उसी समय में जो क्वांटिटी बाहर आ रही है, दैट इज A2 V2 डेल्टा टी। वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, बिकॉज जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो वेरी हो रहा है और स्पीड भी वेरी हो रही है। और इनटू डेल्टा टी दैट इज द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दैट इज रो, दैट विल बी यूनिफॉर्म। तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि रो और ये रो दोनों सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर ऐसे, ओके। और डेल्टा टी सेम टाइम है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ओके। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल, जैसा मैंने पहले डिस्क्राइब किया था, बर्नौलीज ने ये फाइंड आउट किया कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, या जो पोटेंशियल एनर्जी है, उन तीनों को हम सम करें किसी भी पॉइंट पे इस स्टेडी फ्लो में, तो वो कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर हम इस एंड वन पे इस एनर्जी को कैलकुलेट करें जो इस इक्वेशन से दी है, P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1। P1 is the pressure at first end and V1 is the speed of the fluid at this end, जैसे मैंने पहले ही बताया। रो इसकी डेंसिटी होगी, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि ये किसी खास ऊंचाई पे मान लो ये पाइप फिक्स है सरफेस से, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G है, और H1 इसकी हाइट है उसी सरफेस से, तो ये कांस्टेंट होगा। अगर हम इन्हीं टर्म्स को मेजर करें यहाँ पे N2 पे, दैट इज P2 + 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GS2 एट एवरी पॉइंट एनर्जी इज कंजर्व। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो ये मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया है, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं इसको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग के लिए। हालांकि मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, थोड़ा बहुत आपकी समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ओके। तो इतना हमें आना चाहिए इस टॉरिसेली लॉ को समझने के लिए। तो टॉरिसेली लॉ को समझते हुए हम दो और चीज क्लियर कर रहे हैं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। मैंने ये पहले से ही बना के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बचे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक कंटेनर बनाया है। इस कंटेनर में ये वाला, जहाँ से हम इस लिक्विड को, मान लिया हम लिक्विड को यहाँ से डाल रहे हैं इसमें, तो जितना बड़ा कंटेनर है उसी तरह से लिक्विड फैल जाएगा, उसी का वॉल्यूम ले लेगा। तो इस तरह से ये वॉल्यूम इसने लिया, और लास्ट में हमने फाइनली नीचे एक होल कर दिया जिससे लिक्विड बाहर आ रहा है यहाँ से। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है जो लिक्विड या फ्लूइड यहाँ से बाहर आ रहा है उसकी स्पीड को हमने कैलकुलेट करना है। यही इस लॉ ने स्टेट करना है, और उसके रिलेटेड और भी टर्म्स होंगे तो उनको भी हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं, इसका A1 है, इस वाले पोर्शन का स्पीड यहाँ पर है V1, डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो रो कर लेते हैं, और प्रेशर P मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं। चलो सिमिलर देखा जाए यहाँ प्रेशर P2 मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 मान लेते हैं, स्पीड मान लेते हैं V2, डेंसिटी विल बी यूनिफॉर्म दैट इज रो, ओके। अब देखते हैं कि बर्नौली के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर हम पहला बर्नौली के प्रिंसिपल को ले लेते हैं, यहां पर बर्नौली प्रिंसिपल,
बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम सारे एनर्जी टर्म्स जैसे प्रेशर एनर्जी इस पोर्शन पे, जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन पे देखा जाए तो P1 होगा। इसकी एक हाइट भी मान लेते हैं, ये सरफेस मान लेते हैं, ये सरफेस है, इसकी हाइट यहाँ तक h मान लेते हैं, राइट? तभी समझ में आएगा। H1 मान लेते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि हमने H1 क्यों माना है इसको। P1 प्रेशर यहाँ पर है, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस, सॉरी V2 स्क्वायर मुझे नहीं बोलना चाहिए इसको, मुझे इसको कहना चाहिए V1 स्क्वायर, क्योंकि मैं इस वाले पोर्शन का मेजर कर रहा हूँ अभी बर्नौली के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। एंड काइनेटिक एनर्जी ये होगी हमारे, और रो GH1 दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये सेम होगा जो इन्हीं टर्म्स को अगर हम यहाँ पर एनर्जी ऐड करते हैं, जो एनर्जी ये टर्म्स हमें यहाँ देने वाले हैं वो इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। बट वहाँ पर प्रेशर इस वाले यानी कि सेकंड एंड पे प्रेशर वेरी होगा, जो हो जाएगा दैट विल बी P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, बिकॉज वहाँ पर फ्लूइड की स्पीड V2 है, प्लस रो GH। अब आप देखना इस H को मैं यहाँ पर, क्योंकि ये सरफेस पे है, ये H2 है सरफेस से इस होल तक का डिस्टेंस, बट हम सरफेस को इस होल को सरफेस पे ही मान रहे हैं, तो मैं यहाँ पर H2 कर देता हूँ 0, तो ये H2 हो जाएगा जो कि 0 है। तो आगे चलते हैं, दैट इज P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1। ओके, एंड अब आप एक ध्यान रखेंगे एक बात का, क्योंकि जो ये कंटेनर है ये एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर हर पॉइंट पे सेम प्रेशर लगाता है, तो हम इंटरनल प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरनल प्रेशर तो कहीं भी डेप्थ पे वेरी होता है, दैट इज रो GH। ओके, इसका इंटरनल प्रेशर हर पॉइंट पे वेरी करेगा इंटरनली, बट अगर हम इस पूरे कंटेनर को एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सब पॉइंट पे प्रेशर सेम है। जो P1 प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो यहाँ से यहाँ अप्लाई हो रहा है। अगर हम इस होल पे बात करें, यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है दैट इज आल्सो P1, तो ये टर्म्स यानी कि जो प्रेशर P1 लिखा है ये सेम होगा, यानी कि कहने का मतलब P1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P1 इक्वल टू P2 के बराबर होगा। ओके, तो ये सेम होगा। तो P1 क्यों हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस P1 को मैं P लिख देता हूँ सिर्फ। ओके, तो इसको मैं P लिख देता हूँ, और इस P2 को भी मैं लिख देता हूँ P, क्योंकि दोनों सेम है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज हमने अभी इसमें बताया था कि H2 हमारा 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बचेगा वो आ जाएगा रो भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी P भी कैंसिल हो जाएगा, रो P भी कैंसिल आपस में, तो P भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। इसमें सब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो और कहीं पर कोई लैप्स ना आ जाए समझने में। तो यहाँ पर देखो आप, इस टर्म में भी रो है, इस टर्म में भी रो है, इस टर्म में भी रो है। यहाँ से अगर रो आप कॉमन ले लें, और यहाँ क्योंकि रो ऑलरेडी है तो हम रो को भी बाहर कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा आया 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस GH1 इक्वल टू 1/2 V2 का स्क्वायर। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1।
ये बर्नौली प्रिंसिपल हमें रिक्वायर्ड था इसके लिए। और दूसरा हमने बताया आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आई होप कि आपको अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैंने एक वीडियो इसके बारे में बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। इजी है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी दैट इज A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ओके, तो बिकॉज हमें देखो, हमें पहले ही पता है कि हमें कहाँ की तरफ जाना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है अभी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना, और वो यहाँ पर इस होल पे। तो इसका वेलोसिटी है v2। क्योंकि हमें इस इक्वेशन से v2 चाहिए, तो हमारे इस v1 की जगह हमें v2 लाना है। ओके, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ v1 इक्वल टू A2 बाय A1। ये A1 इसके नीचे चला जाएगा और v1 का टर्म हो जाएगा v2, यानी कि v1 का टर्म हो जाएगा A2 बाय A1 इंटू v2। ये इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 को 2 से v1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास आएगा। तो हमें लिखना है कि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इक्वेशन 1। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 v1 का स्क्वायर दैट इज A2 अपॉन A1 इंटू v2, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस GH1 इक्वल टू 1/2 v2 का स्क्वायर। अब देखो v2 टर्म्स, इनको एक साथ ले चलते हैं, या उसको इधर ले जाएं या इसको उधर ले जाएं, समथिंग ऐसा। तो इस GH1 को मैं यहीं रहने देता हूं, और इस 1/2 v2 स्क्वायर एज इट इज, और ये टर्म यहां हम लिख देते हैं इसको 1/2 A2 अपॉन A1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, यानी कि v2 का स्क्वायर। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि यहां से हम ये v2 का स्क्वायर है, v2 कॉमन ले लें, तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। वी शुड ड्रॉ यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉप कर देता हूँ, ताकि मैं इसी पोस्ट को यहाँ ले जाऊँ। तो हमारे पास GH1 होगा 1/2 v2 स्क्वायर को बाहर निकालो, और हमारे पास यहाँ बचा 1 माइनस 1/2 A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। फर्दर आप देख सकते हैं कि इसमें जो A2 है, ये A2 है, सॉरी जो A1 A2 है, सॉरी ये है A2, हमने ये माना था A2, ये माना था A1। तो इसमें A1 बहुत बहुत बड़ा है A2 से, बहुत बहुत बड़ा। यानी कि अगर हम ये मान लेते हैं रफली कि अगर A2 हमारा है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर रफली, ये और ऊपर का है, एक ऊपर का जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 दैट इज 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि डिवाइड करके आएगा पॉइंट, अदरवाइज इससे भी बड़ा डिफरेंस पैदा होगा इसमें, 0.010, राइट। अगर हम A1 से A2 को डिवाइड करेंगे इतना आएगा, फिर इसका स्क्वायर करना है, वो और कम हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे फिर और कम हो जाएगा, तो ये बहुत बहुत कम आएगा। और उस बहुत कम क्वांटिटी जो कि 0.0001 ऐसा समथिंग है, वो 1 में से उसको माइनस करेंगे तो वो एक नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है। तो वो इस पूरे टर्म्स को हम 1 ही मान लेते हैं। अगर हम इस टर्म्स को नेग्लिजिबल माने, यानी कि लगभग 0 कर दें, तो ये टर्म लगभग 1 है। इस 1 से फिर हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1/2 v2 स्क्वायर को, तो उतना ही रह जाएगा, यानी कि हम 1 से मल्टीप्लाई करें 1/2 v2 स्क्वायर इक्वल टू GH1। यहां से हम ये कह सकते हैं कि v2 स्क्वायर होगा, इस 2 से ये GH1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2GH1। ओके,
और क्योंकि ये v2 है तो दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर रूट करें, ऐसा स्क्वायर रूट करें इस तरह से, तो ये स्क्वायर ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा v2। तो v2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh1, यानी कि जो स्पीड है हमारी उस होल से उस फ्लूइड की वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh1। ओके, तो आपने जो है इसको नोट करना है, स्पीड ऐसे ड्राइव होती है, इस तरह से स्पीड रहेगी 2gh1। ओके, तो आगे चलते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो आगे वाले क्लिप में मैंने एक फिर से कंटेनर बनाया है। इस बार मैंने होल का जो डेप्थ है सरफेस से वो चेंज कर दिया है। तो हमारा फॉर्मूला आया था स्पीड इक्वल टू स्पीड v या वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट 2gh1। और आपने ये देखा होगा, फिर से आपको ये जो h1 हाइट है, हमेशा आप ध्यान रखें ये होल से ऊपर की तरफ हम लेंगे वो वाला हाइट है। ओके, तो ये h यहाँ ये h अगर हमें निकालना है कि यहाँ पर क्या स्पीड होगी v, क्या होगा यहाँ पर v, तो यहाँ से कितनी हाइट पे है ऊपर ये निकालना है। तो यहाँ पर इस स्पीड को हम h1 मान लेते हैं, और ये यहाँ से एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस वाले कंटेनर में से। अब हम इसको, मैंने ये ऊंचाई पर क्यों बनाया है, इसका एक रीजन ये है कि हमें ये पता करना है कि अगर माना होल यहाँ ना हो सरफेस पे, तो क्योंकि वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने उसके सरफेस पे ही एक होल कर दिया था ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझें। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, बट वहाँ पर समझते हुए अब हम, क्योंकि हमारे पास अब दो पिक्चर हो गए, एक तो हम अगर बॉटम में छेद करें तो उसकी स्पीड क्या होगी, अगर हम थोड़ा ऊपर उस पर छेद करें तो उसकी स्पीड क्या होगी। अलग अलग हम पोजीशन पे हम उन होल से जो फ्लूइड बाहर आ रहा है उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेन पर्पज ये है कि कि एक स्पीड से बाहर आ रहा है, तो जो स्पीड है कहीं एक फॉल हो रहा है सरफेस पे ऐसे, तो उसको कितना टाइम लगेगा, उस फ्लूइड को इस कंटेनर से आने में कितना समय लगेगा। ओके, तो हमारे पास लॉज ऑफ इक्वेशंस आपको पता होगा, हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, आपने देखा होगा। 3 इक्वेशन तो ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो हम हमेशा याद रखते हैं बेसिक क्लास से। v स्क्वायर इक्वल टू बेसिक से लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर हम जी टी लिख देंगे, ए की जगह एक इज लीनियर एक्सप्रेशन, यहाँ पर जी ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लिख देता हूँ, एंड अगर s की जगह मैं यहाँ पर h कर देता हूँ, कोई h लिख देता हूँ। h कैसा होगा अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं इसको जनरल टर्म लिखता हूँ, h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हमारे 3 इक्वेशन है। तो कितना उसको समय लगेगा, तो उस समय को निकालने के लिए मैं इन तीनों में से एक फॉर्मूला यूज करता हूँ, दैट इज h। ये h मैं मान लेता हूँ, ये h2 मान लेता हूँ। यहाँ से सरफेस से इस होल तक की डिस्टेंस h2 है, यानी कि ये लिक्विड या फ्लूइड यहाँ से गिरा, ये सरफेस पे गिरा ऐसे, तो इस लिक्विड के लेवल से इस सरफेस तक का डिस्टेंस जो है वो है h2, यानी कि इसने कवर किया h2 डिस्टेंस। तो मैं इस फॉर्मूला को लगाता हूँ यहाँ पर, h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो t शायद इससे मेरा कैलकुलेट हो जाए, राइट। तो यहां से क्या मेरा निकलेगा, यहां पर ये h2 लिख देता हूं मैं, क्योंकि मैं h2 हाइट से कर रहा हूं, और मेरा जो u ये वाला टर्म्स, अब हमें ये वाला टर्म देखें h2u, क्योंकि ये इस लेवल से निकल रहा है, इस लेवल के अंदर इस लिक्विड या फ्लूइड यहाँ पर फिक्स है, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो हमारा होगा 0। तो यहाँ पर ये टर्म्स भी 0 हो जाएगा, टाइम कुछ भी लगे अगर हम उसको u 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 ही होने वाला है।
प्लस 1/2 GT²। ओके, तो हमारे पास फिर से टर्म H2 इक्वल टू 1/2 GT²। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2H2 इक्वल टू GT²। फर्दर हमें निकालना है T, तो 2H2 ये G इससे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज G। ये T², दोनों तरफ फिर से हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास T की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ पूरा ये टर्म 2H2/G। ओके, तो यहां पर T की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो कितना टाइम लगेगा उसको? 2H2/G। इस समय यह जो हाइट है उसकी सरफेस से हाइट है उस होल की, तो यहां पर ये हाइट उस होल से ऊपर सरफेस तक की थी, ऊपर वाले सरफेस की। यहां पर ये H उस होल से नीचे वाले सरफेस की है, बिकॉज उसको उस सरफेस तक पहुंचना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका अगर हमें निकालना हो रेंज का मतलब यह हुआ कि फ्लूइड यहां से फ्लो हुआ ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, और वो इस कंटेनर से यहां तक के डिस्टेंस पे गया। रेंज यानी कि डिस्टेंस। आसान है डिस्टेंस निकालना, क्योंकि हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसकी वेलोसिटी क्या थी, यानी कि उसकी वेलोसिटी या स्पीड। ओके, v यानी यहाँ पे स्पीड मान लेता हूं मैं, वेलोसिटी या स्पीड, दैट इज v। तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा टाइम, दैट इज यहां पर हमारे पास वो टाइम है 2H2/G ये वाला, इनटू उसकी वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 2GH1। तो दोनों अंडर रूट में है, G से G कैंसिल। ओके, ये डिस्टेंस या रेंज, तो यहां पर हम इसको डिस्टेंस को रेंज मान लेते हैं। ये डिस्टेंस रेंज में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो जहां पर जैसी स्थिति है वैसा उसको वो नाम देते हैं। तो यहां पर रेंज है, तो अब हमारे पास बचा 2GH2 n2 अंडर रूट 2H1। दोनों को अगर सॉरी यहाँ पर जी कैंसिल हो गया, यहाँ पर जी हमने लिखना नहीं चाहिए था, ये यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती कर दी है, तो इसको मैं लिखूं 2H2 इनटू अंडर रूट 2H1, और हम इसको अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 को बाहर ले लो। ओके, तो यहां पर हम इसको लिखते हैं H1 इंटू H2। H1 जो हाइट है वो है होल से ऊपर तक के सरफेस की, जहां जो लेवल है उसका फ्लूइड का ऊपर का लेवल, और जबकि H2 है उसके होल से नीचे वाले सरफेस का हाइट। तो इस तरह से रेंज हमारा आता है 2 अंडर रूट ऑफ H1 इंटू H2। तो इस पे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में या इंजीनियरिंग लेवल पे, तो ये फॉर्मूला हमें कैसे ड्राइव किया, कैसे कोई क्वेश्चन बन सकता है, ये हमें काफ़ी मदद करेगा। आई होप कि आपको टॉरिसेली लॉ और उससे रिलेटेड टर्म्स हमने कैसे ड्राइव किए आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इसमें मिस कर दिया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको बताऊं। अगर और कोई मिसिंग थिंग्स या कुछ एडिशनल थिंग्स भी आप अगर इसमें पूछना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं अपने आप को फिर से इम्प्रूव करूं कि मुझे किस तरह से कंटेंट को और सिंप्लीफाइड वे में बताना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप।